Hello everyone, welcome back to our channel The Defense Guide, and today in this video we are going to study about a very important topic which is land utilization. Okay, why this topic is important? Because questions from this topic keeps coming in your exam. See, अभी लास्ट वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे कि as per the land revenue records any land is categorized as cultivable wasteland, okay, as cultivable wasteland if it is left fallow for more than how many years. नेक्स्ट क्वेश्चन था अभी उससे पहले वाले 2024 में भी इससे क्वेश्चन आ रखा है कि एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 years इज कॉल्ड और इज टर्म्ड एज व्हाट. ओके, एंड उससे पहले भी एक क्वेश्चन उससे आ रखा है बहुत पहले कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन इन इंडिया हैव कैटेगराइज लैंड यूज इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, कि लैंड यूज को कितनी कैटेगरीज में बांट रखा है. राइट, सो यू कैन सी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इतना छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से आप इसको एकदम ही याद रख सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इट वेरी इजीली एंड आई होप एंड में पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी कंट्री है, तो हमारी कंट्री में आपको पता है लैंड है ऑब्वियसली, और वो लैंड बहुत सारे, उस लैंड का मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर आप हो तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लैंड यूज़ हो रहा है, बहुत सारे पर्टिकुलर चीज़ के लिए लैंड यूज़ हो सकता है. देयर आर लॉट ऑफ पर्पजेज फॉर विच लैंड इज बीइंग यूटिलाइज्ड. ओके, और उसी को हमने यहाँ पे लिस्ट करके रखा हुआ है इन ऑल दीज सब कैटेगरीज. सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉरेस्ट को देखते हैं. पहली कैटेगरी है फॉरेस्ट की, कि फॉरेस्ट 23.3% एरिया ले रखे हैं ऑब्वियसली. ओके, 23.3% एरिया फॉरेस्ट ने ले रखा है. गॉट इट. तो पहली कैटेगरी क्लियर होगी. दूसरी कैटेगरी आप नीचे देखिए, मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से कैटेगरी बता रही हूँ, याद करने के हिसाब से. दूसरी कैटेगरी है नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया कितना है? 45.5%. 45.5%. ओके, और फॉरेस्ट कितना था? 23.3%. तो यानी सबसे ज्यादा एरिया किसने ले रखा है? ऐसा एरिया है जो कि नेट सोन एरिया है, यानी कि वो एरिया वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है. राइट, एक और टर्म है यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? जब हम नेट सोन एरिया में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर को प्लस कर देते हैं. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब एक साल में अगर कोई भी एरिया एक बार से ज़्यादा कल्टीवेट होता है उसको अगर आप नेट सोन एरिया में ऐड कर दो तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से एरिया ज़्यादा हो रहा है ना. एक एरिया को इंसान एक बार से ज़्यादा कल्टीवेट कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा नेट वाला जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ज़्यादा होना चाहिए ना, तो जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो इन दोनों को ऐड करके आता है. तो ये इंपॉर्टेंट था. ओके, सो नेट सोन एरिया कितना है? 45.5%. ओके, देन थर्ड कैटेगरी इज फेलो लैंड्स. ठीक है, थर्ड कैटेगरी है फेलो लैंड्स. इसमें फेलो लैंड्स की दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? करंट फेलो एंड अदर देन करंट फेलो. देखो करंट फेलो क्या होता है? करंट फेलो का मतलब क्या होता है पहले हम ये देखते हैं. तो करंट फेलो का मतलब होता है जब कोई लैंड, ठीक है, नॉर्मली ऐसा लैंड जो पहले फार्मिंग के लिए यूज होता था. क्या यूज होता था? पहले फार्मिंग के लिए यूज होता था, बट अब उस लैंड पे फार्मिंग नहीं होती, उसको हमने कुछ टाइम के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दिया है टू रीगेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक, तो उसे हम फेलो लैंड कह देंगे. ओके, और ठीक, तो अगर आपने उसको उस लैंड को एक साल या एक साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए छोड़ रखा है, 1 year और लेस के लिए छोड़ रखा है, तो उसे आप करंट फेलो कह दोगे. मतलब अभी अभी छोड़ रखा है, करंटली छोड़ रखा है, इसलिए करंट कह रहे हैं इसको. तो करंट फेलो हो जाएगा विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. गॉट इट. और अदर देन करंट फेलो क्या हो जाएगा? अदर देन करंट फेलो हो जाएगा वो एरिया जिसको आपने छोड़ रखा है अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 years. मतलब यहाँ 1 year या 1 year से लेस के लिए था, और यहाँ पे ये 1 या 1 year से 5 year तक के बीच में आपने इसको छोड़ रखा है खाली.
ठीक है, तो उसे हम अदर देन करंट फैलो कर देंगे। करंट तो हो गया जो भी करंटली हमने छोड़ रखा है 1 साल या 1 साल से कम, और अदर देन करंट फैलो हो जाएगा जो 1 साल या 1 साल से लेकर के 5 साल तक हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, उसे हम क्या कह देंगे, अदर देन करंट फैलो। इट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 years। अच्छा, अगर 5 ईयर से ज्यादा छोड़ दिया तो तब क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल, तो उसके लिए भी एक टर्म है, हम वो अभी पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे थर्ड कैटेगरी देख ली और फोर्थ कैटेगरी देख ली अंडर फेलो लैंड। तो करंट फेलो कितना है 4.9% और अदर देन करंट फेलो कितना है 3.6%। इतना एरिया इनके अंडर में आ रहा है, यानी कि करंट फेलो में ज्यादा एरिया आ रहा है और अदर देन करंट फेलो में 3.6%। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं फिफ्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी जो हमारी है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की। ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेट नहीं हो रहे हैं, जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड, क्योंकि फेलो लैंड पे भी नहीं हो रही है, बट फेलो लैंड को तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है ना थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में। तो हम फेलो लैंड के अलावा ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेट नहीं हो रहे उनको यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे। तो फिफ्थ कैटेगरी हो जाएगी परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड की, यानी ऐसे लैंड जो कि परमानेंटली ग्रेजिंग के लिए यूज हो रहे हैं, पास्चर्स के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि जो भी कैटल्स होते हैं उनका फॉडर उसके लिए यूज हो रहे हैं, उसे हम कह देंगे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, गॉट इट। तो ये अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आ गया। सिक्स कैटेगरी है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स ग्रोव्स विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। मतलब ऐसा लैंड जो कि अलग अलग मिसलेनियस ट्रीज, मतलब अलग अलग वैरायटीज के ट्रीज के अंडर है, ठीक है, बट वो नेट सोन एरिया में नहीं आ रहे हैं, वो कल्टीवेशन में नहीं आ रहे हैं, याद रखिएगा। वो ऐसी ट्रीज हैं जो कि मिसलेनियस है, उनको हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा लैंड कितना है 1% है, ठीक है, वो हमारी सिक्स कैटेगरी होगी। और सेवेंथ कैटेगरी क्या हुई? सेवेंथ कैटेगरी आ गई है कल्चरेबल वेस्ट लैंड की। वो लैंड जो विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। अभी मैंने आपसे पूछा था ना नीचे कि अगर 5 ईयर से ज्यादा लैंड को छोड़ दिया जाए तब क्या बन जाएगा? तब वो ये बन जाएगा, क्या? कल्चरेबल वेस्ट लैंड बन जाएगा, क्योंकि आप तो उसको बंजर बनाते जा रहे हो, मतलब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो एक तरीके से ना। तो इट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, इट विल कम अंडर कल्चरेबल वेस्ट लैंड। 5 साल से ज्यादा आपने उसको खाली छोड़ दिया, वहां पे आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की, तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड बन जाएगा, गॉट इट। अब दो और कैटेगरीज बची हैं हमारी, जो कि हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। मतलब ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, वहां आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। वो कौन से लैंड है? 8th कैटेगरी में वो लैंड आ रहा है बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी वो एकदम बंजर लैंड है, तभी तो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इट इज बैरन एंड वेस्ट लैंड। एंड नाइन्थ है हमारा लैंड विच इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब देखो सारा जो लैंड है वो हर जगह कल्टीवेशन तो होगा नहीं, तो कुछ तो बंजर हो गए, वो तो हमने निकाल दिया। फिर जो 9th कैटेगरी होगी वो ऐसे लैंड की हो गई है जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हो रहे हैं। कौन कौन से? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, आपका कॉलेज बनाने के लिए, ठीक है। Overall, what I meant to say is कि these are the purposes for which land is being used, and ये सारे purposes non agricultural uses हैं। तो ये जो भी लैंड में ये सब बन रहे होंगे वो लैंड कल्टीवेशन के लिए थोड़े अवेलेबल होगा, सो दे विल कम अंडर लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो हमने टोटल 9 कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो बैरन एंड वेस्ट लैंड कितने हैं? 5.6%, और लैंड विच इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज कितने हैं? 8.7%, ओके। और यहाँ पे मैंने आपको परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड नहीं बताया था, वो 3.3% है, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड 4% है। थोड़ा सा आप नजर डाल लो उस पर। वैसे ये नहीं पूछता है कौन कितने परसेंटेज में, क्वेश्चन यही आता है कि लैंड कैसे कैटेगराइज हुआ है। तब भी मैंने आपको बता दिया है कि सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया है 45.5%, फिर सेकेंडली फॉरेस्ट ने ले रखा है एरिया, ठीक है, एंड देन थर्डली आपका किसने, और सबसे ज्यादा थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? थर्ड नंबर पे आ रहा है लैंड विच इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जो कि 8.7% है। ऑब्वियसली क्योंकि इतना रोड, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स है, तो थर्ड यूसेज इसी का होना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारा बैरन एंड वेस्ट लैंड, ठीक। ये टॉप 4 मैंने आपको बता दिए, बाकी आप देख सकते हो। सो विद दिस वी आर डन विथ आवर टॉपिक
और अब हम क्वेश्चन करेंगे, बट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा नीचे कुछ यहाँ पे नोट्स हैं वो देख लीजिए। ये यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम यहाँ पे लगा रखी है, सो दैट आप एक बार इसको भी देख लें। वही सेम चीज़ है, जो है 45.5% नेट जोन एरिया, 23.3% आपका ब्लू कलर क्या है फॉरेस्ट, 5.5% रेड कलर क्या है बैरन अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। सो वही सेम चीज़ है, बट यहाँ पे ऐसे पिक्चर में मतलब पाई चार्ट में शो कर रखी है। ये है हमारा 2014 और 15 का डेटा, और 1960 और 61 का डेटा ये था। इससे आप कंपेयर भी कर सकते हो कि कितना चेंजेस आ रखा है, ठीक है। ओके, एंड एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैंने इसमें ऐड कर रखा है, क्योंकि देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि लैंड का यूज़ पढ़ रहे थे कि लैंड का जो यूज़ है, लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे हो रखा है। ऐसे ही जो हमारा लैंड है वो रिलीफ फीचर के हिसाब से भी बांटा जा सकता है ना, कि हमारा लैंड पे किस तरीके का रिलीफ फीचर है, उस हिसाब से हमारा पूरा जो इंडिया है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि प्लेन्स कितने हैं, प्लेन्स कितने परसेंटेज एरिया को कवर करते हैं, माउंटेन्स कितने परसेंटेज एरिया को कवर कर रहे हैं, प्लेटो कितने परसेंटेज एरिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, प्लेन सबसे ज़्यादा है 43%, माउंटेन्स उससे कम है 30%, और सबसे कम प्लेटोज है 27%। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लेटो को सोच सकते हैं प्लेन के बाद सेकंड नंबर प्लेटो का आएगा, फिर माउंटेन का आएगा, बट नो, इट्स PMP, यानी सबसे ज़्यादा प्लेन्स, देन माउंटेन्स हैं एंड देन प्लेटोज हैं इंडिया में, ठीक है। अंडर सो वी सॉ द लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। ये जो रिलीफ फीचर्स हैं इनके अंडर कितने कितने रिस्पेक्टिवली परसेंटेज ऑफ लैंड है वो हमने देख लिया। ओके, सो विद दिस वी आर टोटली डन विद आवर टॉपिक। अब जल्दी से क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 98 था कि एज अ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एनी लैंड इज कैटेगराइज्ड एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड इफ इट इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन, मतलब किसी लैंड को कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलना है हमें, तो कितने टाइम के लिए उसे हमें छोड़ना पड़ेगा खाली? मोर देन 5 years, क्योंकि अब वो वेस्ट लैंड बन रहा है। अगर वो फेलो होता, करंट फेलो होता, अदर देन करंट फेलो होता, तो या तो 1 साल होता या फिर 1 से 5 साल के बीच में होता, मतलब 0 से 1 साल या 1 साल से 5, तो ये करंट फेलो होता है, अदर देन करंट होता। और अगर 5 years से ज़्यादा हो रहा है तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड बन जा रहा है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 years, मतलब उस लैंड को हमने फेलो छोड़ दिया, यानी कि फार्मिंग नहीं कर रहे वहाँ पे, कितने टाइम तक? 5 years से ज़्यादा टाइम तक, तो उसे क्या कहेंगे? अभी तो हमने पढ़ा, वही पुराना ही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है रिपीट किया है। क्या कहेंगे उसको हम? क्या कहेंगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। करंट फेलो थोड़े कहेंगे, फेलो अदर देन करंट फेलो भी नहीं है, और बैरन एंड वेस्ट लैंड तो बना नहीं है, वो भी कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, मतलब उसको हम वापस से ठीक कर सकते हैं। अगर हम उस वेस्ट लैंड को चाहें तो वापस से ठीक कर सकते हैं और उस पर कल्टिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। अभी बस 5 साल से ही ज़्यादा हुआ है। और फाइनली एक क्वेश्चन और आ रखा था जो ये पूछ रहा था कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो लैंड यूज है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है। अभी हमने सारी कैटेगरीज डिस्कस की, कितनी कैटेगरीज डिस्कस की? टोटल 9 कैटेगरीज, राइट? एक बार देख लो वापस, 9 ही थी ना? यस, देखो 9 कैटेगरीज थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फॉरेस्ट को मिलाकर 9 कैटेगरीज बन रहे थे। तो 9 कैटेगरीज में लैंड को डिवाइड किया है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो, और इसको कहीं एक जगह आप लिख लो। ये इतना छोटा सा तो है ही टॉपिक, और इट माइट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, एंड इफ इट डज प्लीज मेक श्योर आप सही आंसर मार्क करें। ओके, और जीएटी की इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि यार 50 क्वेश्चन के लिए आप कितना पढ़ोगे? 50 क्वेश्चन के लिए कितना पढ़ोगे? इसलिए मेन टॉपिक्स पढ़ो। आपको पता है कि जीएटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? ज्योग्राफी और हिस्ट्री से आ रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से तो लगभग 20 से 19 क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब 19 से लेकर 20 क्वेश्चन तक। तो आप ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा सा हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ लो। पॉलिटी में कम क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो कुछ गिने चुने टॉपिक से आते हैं, ठीक है। 4 से 5 भी आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इको में तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके 5 year प्लान से, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत अच्छे से, राइट। 5 year प्लान्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी ऐसे ही। मैं चाहती हूँ कि आप अपना टाइम एनर्जी इंग्लिश को दें, आप अपना टाइम एनर्जी मैथ्स को दें, बिकॉज दिस विल बूस्ट अप योर स्कोर। ये नहीं कि 50 क्वेश्चन के लिए 4-4 घंटे 5-5 घंटे आप पढ़ रहे हो। गॉट इट? सो स्मार्ट स्टडी करो इस 50, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ तो और भूल गई, आपका साइंस सेक्शन भी तो है, तो अपने साइंस सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, सो यार दैट वाज एन एडवाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप आप उसे फॉलो करें,
और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।